कैंसर जैसी बीमारी, बड़े बड़े लोग इससे हैरान हो जाते हैं, बैटल हार जाते हैं, क्या ये भी इस चीज से रिजॉल्व हो सकता है? हाँ जी, मेरे को कैंसर भी हो चुका है। देखिए, आपका हेल्थ इशू कैसे रहेंगे, हम आपका चार्ट देख के बता सकते हैं। अगर मैं प्रभु को मान रहा हूँ, हनुमान जी को मान रहा हूँ, शिव जी को, तो मैं क्यों मानूं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीजों पे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसकी संतान हूँ। विष्णु जी ने एक भी वरदान किसी को नहीं दिया पैसे को लेकर। काफी लोग कहते हैं कि घर पे अनेक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए गणपति जी की। 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके शत्रु हैं। ये कहा जाता है कि गणेश जी को द्वार बाल नहीं बनाना चाहिए। मंगल ग्रह और हनुमान जी दोनों अलग अलग देवता हैं। ओह, जब मंगल बोल रहे हैं वो हनुमान जी नहीं है? वो हनुमान जी नहीं है। कौन से व्यक्ति शेयर बाजार के लिए सबसे सही रहेंगे और बिजनेस के लिए कौन सबसे सही है? कि 9 ग्रहों में से सबसे कोल्डेस्ट कोई ग्रह है तो वो कौन सा है? अब मैं आपको सामने बता के जा रहा हूँ कि अगले 2 साल में हम 10,000 करोड़ के आदमी होंगे। 10,000 करोड़ के बाद भी आप आएंगे ना पॉडकास्ट में, हम ये पता कर ले। नमस्ते दोस्तों, आपका एक और बार स्वागत है। अगर आप उनमें से कोई हैं जिनको बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे वीडियोस और इंटरव्यूज देख के कि यार न्यूमरोलॉजी में कोई एक चीज कहता है, एस्ट्रोलॉजी में कोई एक चीज कहता है, वास्तु में कोई और एक चीज कहता है, और जब आप सीखने आते हैं तो आप समझने से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एकमात्र वीडियो है जो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जिनको 2 दशक से ज्यादा टोटल अनुभव है। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, न्यूमरोलॉजी की बात करूं, कुंडली देखने की बात करूं, किसी चीज की भी बात करूं, इन सारी चीजों पे इनका हाथ है। एक और चीज है कि आज के इस हम वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी फैक्ट्स निकाल के लाएंगे आप लोगों के लिए जो शायद आपने कभी पहले सुनी भी नहीं होंगी। तो अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है, या फिर आप बिजनेस में अपने बच्चों के करियर को लेके, या फिर फाइनेंस में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, या फिर आप सही तरीके से किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, प्रसाद, इन सारी चीजों के बारे में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारे गेस्ट जी को। जी हाँ, हमारे साथ है आचार्य लवभूषण जी। सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। सीधे हम प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं सर। जी। जब आपके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बेहद शॉकिंग यट इंस्पायरिंग बात पता लगी, और वो ये थी कि एक समय था जब आप 20 करोड़ के कर्जे में थे। जी। सर, ये एक ऐसा अमाउंट होता है ना, लोग जीवन भर में कमा भी नहीं पाते। आप उसके कर्जे में थे। बट उसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज भी पढ़ी जब आप पे वो रिसर्च कर रहा था, कि यू आर द ओनली एंड द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर जो एक 100 करोड़ के एस्ट्रोलॉजर बने हमारे देश में। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, आप थोड़ा डिटेल में इस जर्नी को बताइए, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर काफी सारे लोग हैं जो आज ये वीडियो देख रहे होंगे। 20 करोड़ नहीं तो कोई 2 लाख के कर्ज में होगा, कोई 2 करोड़ के कर्ज में होगा, और वो कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत हार चुके हैं। और इसके अलावा आई एम नॉट वेरी श्योर ये सही है कि नहीं, शायद आपको कुछ हेल्थ का भी इशू था उस समय। हाँ जी, मेरे को कैंसर भी हो चुका है। ये सो सॉरी टू। अभी आप हील कर चुके हैं? हाँ, आपके सामने देखिए आप। वाह। और ये 2015 के आसपास की बात है। 2015 में मैं तकरीबन बैंक करप्ट हुआ था, और 2016-17 में मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और 17 में मैं उससे रिकवर हो गया था। सर, तो हम ये पूरी कहानी पहले समझना चाहेंगे, क्या था ये? देखिए, मैं अपने वीडियोस में और अपने पॉडकास्ट में मैं हमेशा एक बात ही कहता हूँ कि दोस्तों, कि आप एस्ट्रोलॉजर की जो मेरे बनने की कहानी है, यही सबसे इंटरेस्टिंग है। क्या बात? मैं कहता हूँ कि हर आदमी जब कोई एक नया साइंस लिखता है, एक नई रिसर्च लिखता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक उसके फील्ड में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे ओयो का एक्सपीरियंस, ओयो के मालिक का एक्सपीरियंस, ओयो होटल ढूंढने में अच्छा नहीं रहा तो उसने ओयो की ऐप बना दी। ओला के जो मालिक ने ओला की ऐप क्यों बनाई? क्योंकि उसका गाड़ी ढूंढने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ऐसे ही रेड बस वाले ने रेड बस क्यों बनाई? क्योंकि उसको दीपावली पे अपने घर पे जाना था, तो उसको एक अच्छी बस नहीं मिली, तो उसने रेड बस, परेशान होकर रेड बस एप्लीकेशन बना दी। तो सेम वही एक्सपीरियंस मेरे साथ में है कि जब मैं पैसे से परेशान हो गया था, बैंक करप्ट हो गया, कैंसर हो गया, तब मैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की शुरुआत में निकला, मेरी मदर के कहने पे। और मुझे एस्ट्रोलॉजी में वो क्लू नहीं मिला, वो क्विक किक नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। मैं जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, कोई अपने बारे में ये कह रहा है कि ये नग पहन लो, ये नहीं पहनो, आप ये उपाय करो, ये नहीं करो, उसके पीछे क्या लॉजिक था कोई मुझे नहीं बता पाया। तो उस एक समय ने मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर बना दिया। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर इसलिए नहीं बना था, या मुझे इसलिए नहीं बनना था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर के प्रोफेशन में जाना है। मेरे को इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी कि मुझे ये जानना था कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ और मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो जब मैं ये करने लगा, जब मैं सीखने लगा, तो मुझे पता लगा कि भारत के अंदर
जो न्यूमरोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी या जो वास्तु पढ़ाया जा रहा है वो तो भारतीय शास्त्रों के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वो तो वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, वो तो है ही नहीं है। और जो उन विद्वानों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है उन्होंने अपना ज्ञान आगे बांटा ही नहीं। ओके। वो कभी यूट्यूब पे आई नहीं, बिल्कुल। उनके पास इतनी सीधी हस्तियाँ थी और उन्होंने उसको कभी आगे बांटा ही नहीं। और जो जितने भी आप आज तक यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड और जो ये वास्तु की बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा चाइना, जो हमारे शास्त्र, इसके पीछे कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले, तब हमारे शास्त्र ही उठा के लेके चले गए अपने शासन में। और अब देखिए कमरे के अंदर 100 किताबें पड़ी हुई हैं, आपने उसमें से 50 किताबें उठाई, आपने भाग 1 उठा लिया, आपको क्या पता भाग 2 भी है इसका, और बाकी जो शास्त्र आपके आपके बैग में आ गई, बाकी आपने वहीं छोड़ दी। उनमें से फिर वो भी मुगल भी ख़त्म हो गए और फिर वो शास्त्र उठा के कोई चाइना वाले ले गए, कोई जापान लेके चला गया, कोई इंग्लैंड लेके चला गया, कोई यूके लेके चला गया, कोई यूएसए लेके चला गया। अब जितना उनके पास हाथ में लगा तो उन्होंने अपने हिसाब से उस पर ग्रंथ लिख दिए अपने अपने कंट्रीज में जाके। अच्छा। तो उसमें से एक लोशु नाम के साइंटिस्ट थे जिनके पास में भारत के कुछ एलिमेंट्स के, तत्वों के ग्रंथ लगे, तो उन्होंने अपनी जियोग्राफी के हिसाब से, आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री है जो साउथ को अपना हेड मानता है। मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा इसके माध्यम से। देखिए ये पूरा वर्ल्ड का कंट्री है, जब भारत है यहाँ पे, भारत के साथ में चाइना है, लेकिन चाइना ने हमेशा अपना जो हेड है वो साउथ को माना है, क्योंकि नॉर्थ को वो अशुभ मानता है, क्योंकि जितने भी उस पर आज तक आक्रमण हुए हैं सब नॉर्थ की तरफ से, ये हमारा से उल्टा मानता है। लेकिन और भारत अपना जो हेड है वो नॉर्थ को मानता है और उसे बड़ी शुभ दिशा मानता है, जबकि भारत में दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि चाइना इसका उलट है। तो जब आपने शास्त्र उठाए, तो आप जब आप साइंटिस्ट हो गए तो आप अपना माइंड भी तो, दिमाग तो लगाओगे। तो उसने लोशो ग्रिड बनाया और लोशो ग्रिड में उन्होंने जब बनाया तो उसमें साउथ ऊपर लिखा और उसी हिसाब से लोशो ग्रिड उन्होंने बना दिया। और जो उनका माइंड प्लान है, इमोशनल प्लान है, हार्ड वर्कर प्लान है, तो उन्होंने बना दिया। अब भारत के न्यूमरोलॉजिस्ट देखिए, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भारत में आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले हैदराबाद के एक मुस्लिम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने सबसे पहले वो लोशो ग्रिड सीखा। और जो भारत के तकरीबन आज से 25 से 30 साल पहले 3 या 4 लोग थे जिन्होंने, आज भी वो दुनिया में हैं, तो उन्होंने उनसे अपना गुरु मान के उनको सीखा और उन्होंने यूट्यूब पे या इन पे बोलना शुरू कर दिया। एज इट इज़ उन्होंने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो चाइना का लोशो ग्रिड या चाइना का वास्तु था उन्होंने भारत के लोगों पे अप्लाई कर दिया। और जबकि वो हमारे शास्त्रों का 10% है और वह उल्टा पुल्टा करके उन्होंने लिखा और एज इट इज हमारे लोगों पे अप्लाई कर दिया। आप देखिए ना, आप आज जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी वास्तु वाले हैं, या तो सीख रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं, तो किसी को उसका रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, चीज़ें कहाँ मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें फैलाई जा रही हैं, चीज़ें रिजल्ट नहीं मिल रही हैं। तो हम पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की और बताया कि जो आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो आप वास्तु पढ़ रहे हैं और जहाँ पे जो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है जो भारत के शास्त्रों में लिखी गई है। तो ये आपकी वहाँ से एक जर्नी रही और एस्ट्रोलॉजी को ही आपने अपनाया, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ बदली वहाँ से। जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु तीनों को मैंने मुझे एक चीज़ बताइए, कैंसर जैसी बीमारी, मतलब ये तो बड़े बड़े लोग इससे हैरान हो जाते हैं, बैटल हार जाते हैं, क्या ये भी इस चीज़ से रिजॉल्व हुई? देखिए, आपका हेल्थ इशू कैसे रहेंगे हम आपका चार्ट देख के बता सकते हैं। आप मुझे मेरे पास एक जो चार्ट दे दीजिए, बिना बताए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कौन सा हेल्थ इशू रह सकता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे पहले लगन होता है, लगन। तो लगन लोड का स्वामी राशि लोड, नक्षत्र लोड और सब लोड यदि आपके मारक बाधक हैं या फिर आपके वध के बैठे हैं या फिर प्रत्यरी के बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू होने के योग हैं। और ये आपके स्वस्थ हैं, ये आपके फेवर में बैठे हैं, तो आपको हेल्थ इशू नहीं होंगे। आप देखिए ना, कुछ लोग पूरा दिन नॉनवेज खाते हैं, पूरा दिन शराब अल्कोहल करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और एक आदमी पूरा दिन हरे पौधे खा के, पत्ते खाकर, फिर भी वो बीमार हो जाता है। तो ये आपका भाग्य है। और एस्ट्रोलॉजी में हम ये भी बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। आप देखिए, ग्रीन सलाद के बारे में यदि बात करता हूँ, तो यदि किसी का बुध ग्रह खराब है
तो हम बोलते हैं कि आपको पालक नहीं खाना है, आपको बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको ब्रिंजाल यानी कि बैंगन नहीं खाना है, आपका शनि खराब है तो आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, और आपका चंद्रमा खराब है तो आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, तो आपको वीगन होना पड़ेगा। इतने डिटेल में किसी ने आज तक ये बात नहीं कही, लेकिन इसी चीज़ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, फिर उसके बाद वास्तु की बात करें, आपसे मैं समझना चाहूँगा, आपने जब इतनी रिसर्च करी, आपका इतना अनुभव है, इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं बेटर कौन सा है और क्यों है, मैं आपसे समझना चाहूँगा। ठीक है, सब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सबका फादर एस्ट्रोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी का भी एस्ट्रोलॉजी है? न्यूमरोलॉजी तो 5 से 10% भी नहीं है दोस्त। मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा, और वास्तु पूरा का पूरा आयुर्वेदा ये एस्ट्रोलॉजी के बाद ही लिखा गया था। ये थोड़ा समझाइए। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का 5 से 10% नहीं है। जितने भारत में न्यूमरोलॉजिस्ट है सबके सब आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का 10% ही क्यों है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1981। ठीक है, मैंने एक न्यूमरोस्कोप बनाया, जो मैं न्यूमरोस्कोप को फॉलो करता हूँ, मैं उसी की बात ही करूँगा, मैं लोशो ग्रिड की बात ही नहीं करूँगा। तो न्यूमरोस्कोप के अंदर तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एक मैंने न्यूमरोस्कोप जिसमें 9 ब्रैकेट बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना शुरू कर दिया। 1 5 1 1 9 8, मेरा मूलांक है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 को लिख दिया। ईयर अंक मेरा 8 है तो मैंने 8 को लिख दिया। मेरा भाग्यांक भी 8 है तो मैंने 8 को लिख दिया, और बाकी ब्रैकेट को मैंने क्रॉस कर दिया। अब ये देखिए कि 9 हाउसेस में मतलब कि कौन सा हाउस कितने डिग्री का है आपको नहीं पता है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी डिग्री नहीं है। आपका जन्म कितने बजे हुआ, कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, यानी कि 6 मूलांक तो आपका है, तो लेकिन ये 6 मूलांक यानी कि शुक्र आपका जन्म के समय कितने डिग्री का है आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो आपने बस इस नंबर को लिख दिया, और जो मिसिंग नंबर हैं वो आपके बारे में बता दिए, और ये इसका मतलब 15/10/1981 को जिनका भी जन्म हुआ है उन सभी के फीचर इसके अनुसार अकॉर्डिंग मैच हो जाएंगे। ओके। कि जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1981 को हुआ है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूएसए में है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि जब भारत के अंदर कोई जन्म होता, किसी का जन्म हुआ है, तब सूर्य भारत में तो उग रहा है, लेकिन पश्चिम देशों में छिप रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उसकी राशि चेंज हो जाएगी, उसका समय चेंज हो जाएगा। और इसको ही मैं होरोस्कोप से मैच करता हूँ। तो होरोस्कोप की बात सुनिए, देखिए होरोस्कोप कितनी बड़ी साइंस है, और किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने इसको इसमें दे दिया कि आप देखिए कि जो ये 12 हाउसेस हैं, हर हाउसेस की एक डिग्री है। ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का हाउसेस है। जो जब आपका हाउस जब आपके जन्म होगा तो उस जगह, उस स्थान, उस समय के अकॉर्डिंग आपके ये हाउसेस ग्रह यहाँ पे बैठ जाएंगे। मान लीजिए लगन में आपका सूर्य ग्रह बैठ गया, तो सूर्य कितने डिग्री का है, सूर्य 2 डिग्री का है, सूर्य 3 डिग्री का है। इस प्रकार इसके सामने शनि बैठ जाएं तो ये भाव कितने डिग्री चला, और दूसरे उसके बाद जो ये ग्रह उसके अंदर बैठा हुआ है ये कितने डिग्री चला, इसका आपकी लाइफ में प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें इसको इस प्रकार से और मैं समझने की कोशिश करता हूँ। इसमें ग्रहों की भी 5 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। यदि कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो उसे बाल अवस्था कहा जाता है, 6 डिग्री से 12 डिग्री का है तो उसे कुमार अवस्था कहा जाता है, 12 से 18 डिग्री का है तो उसे युवा अवस्था कहा जाता है, 18 से 24 डिग्री का है तो उसे वृद्ध अवस्था कहा जाता है, और 24 से 30 डिग्री का तो उसे मर्त अवस्था कहा जाता है। अब कोई ग्रह आपकी डिग्री में उच्च का बैठा है, जो हमने होरोस्कोप से बैठ के देख लिया, लेकिन उसकी डिग्री ही 6 डिग्री है या 5 डिग्री है, तो उच्च का होने के बावजूद भी वह अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और आपका कोई ग्रह नीच का है तो लेकिन वो बैठा 15 डिग्री का होकर है, तो इसका मतलब अब जो मित्र है वो तो अच्छा नहीं दे पा रहा, लेकिन जो शत्रु है वह पूरा का पूरा युवा है, और वह अब आपसे जो शत्रुता निभाएगा वो इतनी निभाएगा कि आप बोलेंगे सर आ तो कुछ नहीं रहा है, जा ही रहा है। तो कहने का मतलब समझिए कि एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है, बेस है, एस्ट्रोलॉजी बेस ही है और सबका फादर है। एस्ट्रोलॉजी से ही वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी से ही आयुर्वेदा बना है, और हमारी दवाइयाँ भी जितने भी फॉर्मूले बने हैं, जितने भी केमिकल बने हैं, ये भी सब एस्ट्रोलॉजी से ही बने हुए हैं। ये साइंस, हमारा ही साइंस हमसे छुपाएगा। सर लेकिन
बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आपका इतना नॉलेज है, मैं पूछना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी सबका बेस है, ठीक है। अब मैं हूँ एक श्रद्धालु इंसान, मैं मानता हूँ शिव जी, हनुमान जी को। अब एक बात बताइए, जिनके हम कहते हैं ना कि हमारे ऊपर तो इनका हाथ है, शिव जी है हमारे साथ, हनुमान जी, तो हम क्यों माने? मतलब बुरा मत मानिए, बट अगर मैं प्रभु को मान रहा हूँ, हनुमान जी को मान रहा हूँ, शिव जी को, तो मैं क्यों मानूं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीज़ों पे? देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हनुमान जी का उपासक पूरी दुनिया है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी, उनमें से एक सिद्धि ज्योतिष की भी थी। तो इसका मतलब हनुमान जी सबसे बड़े खुद ज्योतिषाचार्य हैं। भगवान का नेत्र कहा जाता है ज्योतिषाचार्य को, देवताओं का नेत्र कहा जाता है ज्योतिषाचार्य को। और दूसरा कि मैं हमेशा अपने एस्ट्रोलॉजी में ये बताता हूँ कि आपका एक अति मित्र देवता होता है। आपका एक देवता है जिसको आपको मानना है, जो आपका काम करवा के देगा। अब मैं भगवान शिव की बात करता हूँ। भगवान शिव से ऊपर तो कोई नहीं है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, मैं तो सिर्फ, हम तो उनके शास्त्रों को आप तक बता रहे हैं। भगवान शिव की कहानी बताता हूँ आपको। भगवान शिव के 2 भगत में आपस में झगड़ा हो गया, और वो भगवान के शिव के जो 2 भगत हैं, उनका नाम आपको जानकर हैरानी होगी, एक रावण और एक शनि महाराज। ओह, ठीक है। तो रावण महाराज शिव जी महाराज के बहुत बड़े उपासक, और शनि महाराज जी भी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक। तो एक बार भगवान जो रावण थे, उन्होंने अपने बच्चे मेघनाथ के जन्म के समय पूरे के पूरे 9 ग्रहों को अपने पास में कैद कर लिया, और कैद करके उन्हें मेघनाथ की जन्म जब हो रहा था तो उसे 11वें घर में बिठा दिया, कि ताकि मेघनाथ की कभी भी हार ना हो सके, वो हमेशा जीता रहे और उसकी कभी मृत्यु ना हो सके। भगवान शनि जी, जो शनि महाराज जी थे, जिन्हें हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे चालाक चतुर ग्रह कहा जाता है, और उन्होंने अपनी चालाकी से एक कदम 12वें भाव में रख दिया मेघनाथ की, और जो ही मेघनाथ की मृत्यु का कारण बना। तो इस बात, जैसे ये बात पता लगी रावण को, तो रावण और शनि महाराज जी का युद्ध हुआ। तो इसमें रावण ने शनि महाराज जी की एक टांग तोड़ दी और उन्हें उल्टा लटका के रख दिया कुएं के अंदर, एक अंधेरे कुएं में अंदर, शनि महाराज जी। और शनि महाराज जी ने वहाँ पे उपासना शुरू कर दी भगवान शंकर जी की, शिव जी की। अब शिव जी जिसे बोले भगवान शंकर जी, मुझे यहाँ से निकालो आप, मैं आपका उपासक हूँ। तो भगवान शिव ने बोला कि तेरे से बड़ा उपासक रावण है, और मैं अब यहाँ पे तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो कभी कभी भगवान को भी स्वयं, तो भगवान के अवतार, जैसे विष्णु जी के 12 अवतार हैं, भगवान शंकर के 12 अवतार हैं, तो उनका अवतार आपकी मदद करता है। मैं खुद उसमें नहीं करते, वो इनडायरेक्टली वो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक रुद्र अवतार है, 12वां अवतार है हनुमान। वो जब लंका को जलाने के लिए, माँ सीता का पूछने के लिए आएंगे, तब वह तेरे को इसमें से छुड़वाएंगे। तब हनुमान जी ने शनि महाराज जी को वहाँ से आज़ाद करवाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये जानना जरूरी है आपकी कुंडली के माध्यम से कि आपके देवी देवता कौन है, आपके कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो आपकी मदद करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे। 33 कोटि देवता, आपने पढ़ा होगा 33 करोड़। बेसिकली 33 करोड़ नहीं है, ये 33 कोटि हैं, और उनमें से एक देवता ऐसे होते हैं जो आपके अति मित्र हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसकी संतान हूँ, और उस हर इंसान का एक पौधा है, हर इंसान का एक पक्षी है, हर इंसान का एक जानवर है। और यदि आप अपने अति मित्र देवता की पूजा करने लग जाते हैं, उस पौधे को पूजने लग जाते हैं, उस फल को खाना शुरू कर देते हैं, उस फल की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, तो उस देवता का ये काम है कि वो आपका काम अपने या बाकी देवी देवताओं से करवाएगा। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आम परिवारों में एक कुल देवता कुल देवी करते हैं, और अगर हम सिर्फ उन्हीं को पूज रहे हैं तो शायद वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि हर व्यक्ति का एक उनका खुद का देवी देवता है। क्या मैं इसे ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे इसको समझने की, कुल देवता को तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। कुल देवता आपके वो देवता हैं जो आपके कुल के रक्षक हैं। आप देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने कुल देवता को मानना छोड़ दिया है, उनके मेल चाइल्ड होने के जो पॉसिबिलिटीज हैं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुल को ही देवता को मानना छोड़ दिया। आपका जो कुल का रक्षक है वो तो आपका कुल का देवता है। आपका कुल कब आगे बढ़ेगा? जब आप उनको मनाएंगे। तो साल में आपको 1 बार नहीं तो 2 बार अपने कुल देवता का भ्रमण यात्रा करनी चाहिए, उनको माथा टेकना चाहिए, उनको बोले कि कुल की रक्षा आप करें। देखिए, बहुत सारे लोगों की संतानें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कुल देवता को मानना छोड़ दिया।
अति मित्र मतलब आपका इंडिविजुअल देवता है, कुल यानी कि आपका वंश है। तो अति मित्र मान लीजिए आपके एक अति मित्र देवता अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, मेरे भाई के अलग हो सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर किसकी संतान हैं, ये हम एस्ट्रोलॉजी से आपको देखकर बताते हैं। अभी तक आपने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, पर हम शिव जी तक पहुँचे तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, क्योंकि अभी हम जब बैठे हैं, जब शूट कर रहे हैं, तब गणपति जी का बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है हर जगह पे। और इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि गणपति जी को किस प्रकार से हम घर पे रखते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे, मेरे को नहीं पता मिसकंसेप्शन कहूँ, मिथ्स कहूँ या रियलिटी कहूँ, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि घर पे अनेक मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए गणपति जी की। कुछ लोग कहते हैं द्वार पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए गणपति। मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसके बारे जी, मैं पहले गणपति जी के बारे में, भगवान गणपति जी का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा मांगते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जितने ज़्यादा गणेशा उतना ज़्यादा क्लेशा। ऐसा क्यों कहा गया है, पहले ये समझने हाँ। की कोशिश करते हैं अपन। गणपति देवता को हमारे अंदर सबसे पहले पूजनीय देवता कहा गया है। सबसे पहले पूजे गणेश जी को, फिर पूजें किसी और देवता को। क्योंकि इसके पीछे एक पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक आपने सुना होगा कि धन के देवता कौन है, कुबेर। जबकि एक बहुत बड़ा मिथ है, धन के देवता कुबेर जी नहीं है, धन के देवता माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हैं, यदि इन तीनों की मैं बात करूँ तो उनमें तीनों में धन देने का अधिकार, ये धन सबसे ज़्यादा बांटने वाले कौन है? विष्णु जी होने चाहिए। विष्णु जी नहीं है, विष्णु जी का तो दिल ही नहीं है। और शंकर जी तो देखो ना, वो तपस्वी तो हैं, योगी हाँ हैं। हाँ। तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक पैसे को लेकर वरदान दिए हैं। विष्णु जी ने एक भी वरदान किसी को नहीं दिया पैसे को लेकर। उन्होंने लक्ष्मी जी से एक बार बात हुई थी, माँ लक्ष्मी जी की और माँ विष्णु जी की। थोड़ा सा मेरा हाँ हाँ, रिले बिल्कुल काटना आपको इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है ये। एक बार शंकर जी विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आपस में संवाद हुआ। तो लक्ष्मी जी बोले कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले मांगो। तो विष्णु जी बोले कि मैं भी आपसे कुछ मांगूंगा बदले में। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं अपने भक्तों को धन देना चाहती हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप जितना मन है आप उतना दीजिए। लेकिन विष्णु जी बोला कि, लक्ष्मी जी बोले कि अब आप मांगिए। तो कहा मैं ये मांगूंगा कि जो तुम धन दोगी उसको वापस लेने का अधिकार मेरे पास होगा। ठीक है, मैं उसको वापस ले लूँगा। तो ये बात सुन के माँ सरस्वती जी परेशान हुई। तो वो भी विष्णु जी के पास चलेगी कि मुझे भी वरदान दो। कहता मुझे कुछ डिफरेंट वरदान चाहिए। कहते ठीक है, आप जो कह अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो आप मैं किसी भक्तों को दूंगी तो आप उसे आप लौटा नहीं सकते हैं, आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो बोली, सरस्वती ने बोली कि मैं ज्ञान का वरदान देना चाहती हूँ, मैं बोलने का वरदान, विद्या का वरदान देना चाहती हूँ। तो सरस्वती ने विष्णु जी ने बोला तथास्तु, आप जो भी वरदान देंगे तो मैं वो आपसे, आपके भक्तों से कभी भी वापस नहीं लूँगा। मैं लक्ष्मी जी तो वापस ले सकता हूँ, लेकिन ज्ञान कभी भी मैं वापस नहीं लूँगा। तब से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए। तो ऐसे ही भगवान विष्णु जी को सात्विक देवता कहा जाता है, सात्विक। और ब्रह्मा जी को रासिक कहा जाता है, यानी कि राशि ठाट बाट। ब्रह्मा जी को हमेशा ही रासिक ठाट बाट पसंद था। और भगवान शंकर जी को तामसिक देवता कहा जाता है। देखिए ना, भगवान शंकर जी जिनके मस्तक पे गंगा विराजमान है, उन्होंने मुकुट चंद्रमा ग्रह को बना रखा है, गले में नाग हैं, सिंहासन उनका शेर है और सवारी उनकी नंदी है, और शरीर पे उनके भस्म है। तो उनको तो किसी चीज़ से लोभ ही नहीं है, पैसे से उनको लोभ ही नहीं है। तो जो पैसा देते हैं वो ब्रह्मा जी सबसे ज़्यादा वरदान दिए हैं, वो उन्होंने दिए हैं। तो मैं आपको कुबेर जी के बारे में और लक्ष्मी जी का एक वरदांत आपको सुनाता हूँ। तो एक कुबेर जी ने ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे वरदान लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के। तो सोने की लंका भी कुबेर जी की बनाई हुई है, रावण की बनाई हुई नहीं है। अच्छा, रावण की नहीं है? रावण और कुबेर जी आपस में सौतेले भाई हैं। ठीक है, तो और जो पुष्पक विमान है ये भी कुबेर जी का है। कुबेर जी का है? कुबेर जी का। तो कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके पुष्पक विमान, उन्होंने बोलता मुझे मन की गति से चलने वाला एक वाहन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को पुष्पक वाहन भेंट किया था, और इसी उन्होंने सोने की लंका बनाई थी। और जब रावण ने अपने शक्तियों से चीज़ें, तो रावण और कुबेर जी का युद्ध हुआ और कुबेर जी को उन्होंने हरा दिया था, और वो लंका पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब क्या हुआ कि अब कुबेर जी जो माँ लक्ष्मी जी के बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी से वरदान लिया कि मैं आपका सेनापति बनना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। अब कुबेर जी जिनका दिल ही नहीं है,
तो कुबेर जी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। बताना चाहूँगा, तो कुबेर जी का दिल नहीं था वो। आप देखो ना, कुबेर जी की चाबी कहा जाता है, हाँ, हाँ। कुबेर जी के पास धन की चाबी है। तो कुबेर जी ने क्या किया, माता लक्ष्मी के लॉकर को चाबी लगाई और वहाँ बाहर जाकर बैठ गए बैठ चाबी गए। लगा के। अब जो भी भगत आ रहे हैं माँ लक्ष्मी जी के पास, माँ लक्ष्मी जी कहते ठीक है इनको धन दे दो। कुबेर जी कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी जी अभी बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो इसलिए देखो कुबेर जी की पूजा नहीं की जाती दीपावली को छोड़कर। हाँ, ओह! आप देखिए ना, कुबेर जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दिन की जाती है। तो इस बात से माँ लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हुई। उन्हें लगा यार मेरे भक्तों को, मेरे जो से मेरी पूजा कर रहे हैं उनको धन नहीं मिल रहा। तो फिर वो माँ पार्वती के पास गई। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने भक्तों को धन देना है तो मुझे अपने पुत्र गणेश को मेरे पास सौंपिए। तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। और तब गणेश जी को उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मैं किस कारण से धन नहीं दे पा रही हूँ। बोला कि मेरी एक बहन है लक्ष्मी, जो मुझे धन देने में लोगों को परेशानी करती है। तब गणेश जी ने अपनी शक्तियों से लक्ष्मी को, दरिद्रता को अपनी पीठ के पीछे धारण कर लिया। तो आप देखिए ना, आज आप कभी देखिए किसी भी गणेश जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं लगती है। आप मुंबई में देख लीजिए, आप पुणे में देख लीजिए, आप जयपुर में मोती डोंगरी गणेश जी हैं उनको देख लीजिए। किसी भी गणेश जी के मंदिर में उनकी परिक्रमा नहीं लगती, क्योंकि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता यानी कि गरीबी है। इसलिए कहा जाता है कि आप गणेश जी की एक ही मूर्ति अपने घर में लगाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा गणेश जी आप घर पे लगा लेंगे तो जगह जगह उनके पीठ के पीछे पीठ, जो दरिद्रता है उसके भी आप राउंड लगा रहे हैं। और दूसरा ये कहा जाता है कि गणेश जी को द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। मैं ये बताऊंगा, आप देखो ना, कोई भी जितने भी राजा महाराजाओं के द्वार बने हुए हैं पुराने समय में, हर द्वारपाल पे आपको गणेश जी बैठे हाँ, हुए ये तो है। मिल जाएंगे। हाँ। तो आप बड़े हैं या फिर वो बड़े हैं, आप तो पहले तो ये बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप अपने दरवाजे पे गणेश जी की प्रतिमा लगा रहे हैं तो गणेश जी के पीछे यानी कि अंदर की तरफ भी आपको गणेश जी की प्रतिमा लगानी पड़ेगी। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप गणेश जी को आप कह सकते हैं कि ये गणेश जी आप लक्ष्मी जी के प्रतीक है, आप घर पे लक्ष्मी जी को लेकर आइए। तो लेकिन उनके पीछे भी आपको गणेश जी की प्रतिमा लगानी पड़ेगी, तो फिर आप गणेश जी को लगा सकते हैं। अदरवाइज आप गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने द्वार पे नहीं लगा सकते। इसी बात पे गाइस आप लोग भी कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। मेरा हम जब ईश्वर भगवान और इनकी बात करें तो एक और चीज़ होती है प्रसाद। हम लोग अक्सर क्या होते हैं, मतलब मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि प्रसाद लेने का समय या तरीका कोई होता है। हम नॉर्मल जाते हैं पूजा पाठ हर दिन, हम कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी मंदिर जाएंगे, प्रसाद ले लेंगे और फिर हम उसको सेवन कर लेते हैं। क्योंकि आपने इतनी रिसर्च और ये करी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पे भी आपकी कोई रिसर्च से रिलेटेड कुछ आया होगा। मुझे आप ये बताइए, क्या प्रसाद हम हर रोज़ ले सकते हैं, उसका हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा या कुछ और भी इधर एंगल है? देखिए, प्रसाद के बारे में ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रसाद कई प्रकार का होता है। ठीक है, हम दो तरीके से प्रसाद को चढ़ाते हैं। एक प्रसाद ऐसा कि मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ और मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और एक प्रसाद मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ जिस पे मेरा हक नहीं है। ओके, ये तो दो प्रकार से प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंगलवार हनुमान जी को आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन जो बूंदी का प्रसाद आप चढ़ाने जा रहे हैं वह बूंदी आपकी नहीं है। जिसे देखो वो बूंदी का प्रसाद चढ़ा के वह बूंदी के प्रसाद खाना खुद ले लेता है, क्योंकि जब जब मीठा तला जाता है उसके अंदर शनि का प्रभाव भी, शनि ग्रह के प्रभाव भी आ जाते हैं, क्योंकि तला हुआ जो भी है वो मीठा है। और जो रोग ऋण शत्रु यानी कि आपके ऊपर कर्जा है या आपके ऊपर बीमारी है, आप उसको हल्का करने के लिए, आप उसका अपना मंगल उतारने के लिए आप हनुमान जी के पास जा रहे हैं और उन्हें बूंदी का प्रसाद का भोग लगाकर सबको बूंदी बांट रहे हैं। वो बूंदी आपकी नहीं है, वो बूंदी आपको सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए गरीब लोगों को या वहाँ के लोगों को आपको खिला देनी है, क्योंकि आप अपना मंगल उतारें। और इसी प्रकार से यदि कोई सवा मनी करके आता है, देखो ना सवा मनी करके आता है, लोग 50 किलो प्रसाद बांट देते हैं और आपको 1 किलो का डिब्बा भेज देते हैं, तो वो भी कभी भी आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना मंगल उतारा है। और यदि आपने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया उसका तो मंगल उतर जाएगा और आप पे आ जाएगा, आप पे भारी आ हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि मंगल 9 ग्रहों में से एक मात्र ग्रह ऐसा है जो अमंगल हो जाए तो दंगल कर देता है। देखिए, आपने मंगल ग्रह के बारे में हमेशा सुना होगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी शादी मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो, मंगल भवन या मंगलहारी। ये बात किसी और ग्रह के लिखा जाती है क्या? और मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और भी बता देता हूँ कि मंगल ग्रह और हनुमान जी दोनों अलग अलग देवता है। ओह,
मंगल मूर्ति मतलब हनुमान जब मंगल बोल रहे हैं वो हनुमान जी नहीं है? वो हनुमान जी नहीं हैं। जो मंगल हैं उन्हें भूमिपुत्र कहा गया है और वो भगवान विष्णु जी के नरसिम्हा के अवतार हैं, नरसिंह के अवतार हैं। और जो हनुमान जी हैं ये भगवान शिव के अवतार हैं। एक बार मंगल ग्रह और हनुमान जी का आपस में युद्ध हुआ था, जहाँ हनुमान जी ने मंगल ग्रह को पटक पटक के मारा था। तब मंगल ग्रह ने ये कह के जान छुड़वाई थी कि ये मेरी जान छोड़िए, और आज के बाद आपको जो मानेगा मंगलवार के दिन, हनुमान जी को जो मानेगा उसका मंगल भी ठीक हो जाएगा। ओह। आप देखो ना मंगल के यूट्यूब पे मंत्र निकालिए, वहाँ पे ओम अंगकाराय नमः, कहीं हनुमान चालीसा नहीं आती। हनुमान जी तो एक ऐसे देवता हैं जिनके पास 9 के 9 ग्रह हैं, उनके पावर में है। जो 9 के 9 ग्रह उनके से दबते हैं, जिनको सूर्य को उन्होंने अपने बाद दबोच लिया था, चंद्रमा ग्रह को उन्होंने परेशान किया था। तो मतलब मंगल एक ग्रह, 9 ग्रहों में से एक ग्रह हैं, वो हनुमान जी एक दिव्य शक्ति हैं। क्या बात है सर। बिकॉज हम ग्रह की बात करें, मुझे एक चीज बताइए, बहुत लोग कहते हैं शनि दशा लगी है, शनि क्या, मैं शायद शब्द गलत कह रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, बट शनि की 7.5, शनि की हाँ ढैया। सारी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या ये जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आपसे मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आम इंसान को शायद पता भी नहीं होती है, तो थोड़ा इनके बारे में आप हमको थोड़ा सा देखिए, आज एस्ट्रोलॉजी में लोगों का काम एक ही है कि आपको डराकर आपको करेक्ट, पास में लेकर आना। हाँ डरा तो देते हैं और सबसे पैसे पहले ले ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको एक होरोस्कोप बनाकर दिखाता हूँ। शनि की 7.5 तभी लागू होगी जब आपकी कुंडली में केंद्र द्रुम योग लागू होगा। अब केंद्र द्रुम योग का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक होरोस्कोप यहाँ पे बना दिया है। आप देखेंगे कि आपकी होरोस्कोप में जब चंद्रमा ग्रह अकेले बैठे होंगे, उनके पीछे वाले ग्रह में और उनके आगे वाले ग्रह में और चंद्रमा के साथ में भी कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, उन्हें केंद्र द्रुम योग कहते हैं। और शनि एक भाव में 2.5 साल गोचर करते हैं, यानी कि 2.5 साल ये, 2.5 साल जहाँ चंद्रमा बैठे हैं और 2.5 साल आगे वाले, तो कुल मिला के हुए ये 7.5 साल। तो इसका मतलब शनि की 7.5 उन लोगों पर लागू होगी जहाँ पर चंद्रमा अकेले बैठे हैं, उनके पीछे भी कोई नहीं है, उनके आगे भी कोई नहीं है, और चंद्रमा खुद भी अकेले बैठे हैं। ओके। तो चंद्रमा की और शनि यहाँ पे गोचर करते हैं, तो शनि की 7.5 लागू हो जाएगी और इसके दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शनि की ढैया हर जातक पे लगेगी, क्योंकि तब चंद्रमा के साथ में चाहे शनि महाराज जी खुद भी बैठे हों तब भी, और उनके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो ढैया हर व्यक्ति पे लगेगी। लेकिन 7.5 हर व्यक्ति पे नहीं लगेगी। जैसा कि अभी भी कहा जा रहा है कि मेष राशि के सभी जातकों पर ढैया लागू हो गई है, मीन राशि के जातकों पर 7.5 लागू हो गई है, मेष राशि पे 7.5 लागू हो गई है। ऐसा नहीं है। आप अपना चार्ट उठा के देखिए, आप उसमें देखिए चंद्रमा अकेला बैठा है, उसके पीछे और आगे नहीं है, तभी 7.5 लागू हो गई। क्या बात है गाइस, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो जा रहा है। मैं खुद होता तो मैं अभी 5-6 बार अलग अलग आईडी से लाइक करता, वैसे तो मेरी एक ही है बट मैं करता। बट सर मुझे एक और चीज़ बताइए, हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी पे फिर जाते हैं। अब मैं जितने लोगों से मिला हूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चलती है। अब उसके चक्कर में मेरे काफ़ी मित्र टेंशन में आ गए मूलांक और भाग्यांक को लेके। अब काफ़ी सारे एट प्रेजेंट न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 2, 4, 8 आई थिंक सो, बोलते हैं कि ये तो बहुत ही कमज़ोर नंबर्स हैं, ये अगर आपके इसमें आ गए तो फिर आपकी मतलब इतना अच्छे नहीं है, कमज़ोर नंबर है। और उसके बाद 3 और 6 को भी कहा जाता है, मूलांक में कमज़ोर कहा जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो यही सोच के डर रहे हैं कि भाई ये तो बड़े कमज़ोर नंबर। तो देखिए, पहले तो जो जितने भी इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब देखिए, शाहरुख खान का मूलांक 2 है, सोनू शर्मा का मूलांक 2 है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका मूलांक 2 है, तो कहते हैं कि ये कमज़ोर नंबर है। 4 मूलांक 2 कमज़ोर है। अमित शाह जी का 4 मूलांक हैं। भारत के अंदर जितने बड़े से बड़े IAS ऑफिसर हैं या जितने बड़े से बड़े लोग हैं, उनका मूलांक आपको 2, 4 या 8 मिल जाएगा, ठीक है। जबकि न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि 2, 4, 8 कमज़ोर नंबर हैं। मैंने उनके बारे में सुना, जैसे मैंने एक पॉडकास्टर को पहले बोला कि आपके पास ये न्यूमरोलॉजिस्ट पॉडकास्ट करने आ रहे हैं, तो एक उनसे क्वेश्चन कीजिएगा कि आप बोलते हैं कि 2, 4, 8 कमज़ोर नंबर हैं, तो शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन जी का 2 मूलांक हैं। तो उन्होंने जवाब दिया
कि देखो ना, अमिताभ बच्चन का बेटा परेशान चल रहा है, शाहरुख खान का बेटा परेशान चल रहा है। ये तो आप पहले ये समझने की, और कुछ अच्छा चल रहा है तभी ये उनका नाम ले देते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले तो ये खुद कन्फ्यूज है, इनको खुद को मालूम नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य और चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मांड में क्रिएटर कहा जाता है, क्रिएटर्स, देखिए सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है और ये कभी भी वक्रिय नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में। और बाकी 5 ग्रह, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और बुध, मंगल ग्रह, ये पांचों ग्रह मार्गी भी होते हैं, ये वक्री भी होते हैं। और राहु और केतु हमेशा वक्रीय होते हैं, कभी मार्गी नहीं होते हैं। तो चंद्रमा यानी कि मूलांक 2 और मूलांक 1, ये तो राजा हैं। ये जिनके पास है उनकी सोचने विचारने की शक्ति ही अलग है। तो आप 2 मूलांक वालों को सबसे कमजोर नंबर कैसे कर सकते हैं? आप समझिए कि 2 वालों के पास, यानी कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा सम्मोहन, वशीकरण यदि किसी के पास, इमोशन यदि किसी के पास है, कोई अपने इमोशन के लिए काम करता है, तो चंद्रमा ग्रह है। तो इसको समझने की कोशिश की। तो जितने भी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भारत के न्यूमोलॉजिस्ट वो है, उन्होंने चाइना की लोशो को तो पढ़ के अपने आप पे बातें थोपे जा रहे हैं। तो आप इन चक्करों में मत पड़िए। मैं इसमें आपको एक बात और भी बता देता हूँ, इसको एक थोड़ा सा पॉडकास्ट जरूर अपना लंबा हो जाएगा। नहीं कोई बात आप नहीं जब भी अपना बच्चे का नामकरण कराते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हमारा मूलांक क्या है। बिल्कुल। और आप देखते हैं कि जितने भी इंडिया के न्यूमरोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, आपका मूलांक 1 है तो आपका 8 नंबर पे जो नंबर आते हैं उन पे आप अपना नाम मत रखिए। जबकि ये नामकरण की सही विधि नहीं है। सही विधि को समझने की कोशिश कीजिए। 4 प्रकार की राशियां होती हैं, जैसे अग्नि तत्व की राशियां। अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5, 9, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशियां। इसका मतलब यदि आपकी ये राशि है तो आप अग्नि तत्व के इंसान हैं। उसको बात कहते हैं पृथ्वी तत्व की राशियां। 2, 6, 10, यानी कि आपका जो राशि है यदि वृषभ है, कन्या है या फिर मकर है। और आप वायु तत्व के हैं, यानी कि 3, 7, 11, यहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ। तो आप मिथुन वायु तत्व के रहें। और यदि आप जल तत्व के हैं तो यानी कि 4, 8, 12। 4 का मतलब है आपकी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो इस प्रकार से एक चार्ट हमारे कुंडली में बताया गया है। ये वास्तु में भी बताया गया है कि इसमें वास्तु में भी अपन बात करेंगे आगे जाके। तो एक चार्ट मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा जी। तो इन्होंने हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं जिन्हें हम 1, 5, 9 कहते हैं। यह पृथ्वी तत्व यानी कि 2, 6, 10, नॉर्थ वेस्ट यानी कि 3, 7, 11 और जल तत्व, इनका मतलब है 4, 8, 12। तो ये, और ये 5वां जो तत्व है आकाश तत्व, इनको ये माना गया है कि ये सभी तत्वों में बराबर बराबर रूप से विद्यमान है। तो इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं कही गई है। अब ये बोल रहा है कि जल तत्व और ये अग्नि तत्व आपस में शत्रु हैं। इसी प्रकार से जो आपका ये वायु और पृथ्वी हैं ये आपस में शत्रु हैं। वायु और आकाश आपस में मित्र हैं, जल और पृथ्वी आपस में मित्र हैं, और अग्नि और पृथ्वी आपस में सम हैं, और जल और वायु आपस में सम है। तो ये समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की। यानी कि आप पहले तो आप देखिए कि आप किस तत्व के हैं। यदि आपकी राशि सिंह राशि है, धनु राशि है या फिर मेष राशि है तो आपका जन्म का नाम का अक्षर कभी भी जल तत्व पे नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो यदि आप अग्नि तत्व के हैं और आपने गलती से भी जल तत्व पे रख दिया तो इसका मतलब एक अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी आपने अपने भाग्य से टक्करें मार ली, आपने अपना भाग्य खराब कर लिया। तो पहले तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको अपना नाम समझ गए नहीं रखना है। पहले तो आपको ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप ये देखिए। और यही वास्तु में देखिए ना, आज मैं वास्तु में यही आपको अभी समझाऊंगा। वास्तु की जब अपने बात करेंगे तो भारत में जो वास्तु पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आने ही वाला था उस पे। वास्तु की बात चलो अपने बाद में अगले तत्व में करेंगे कि वास्तु में जो कितना बड़ा मिसकंसेप्ट मैं सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन वास्तु में क्या चल रहा है? वास्तु में पहले मैं न्यूमरोलॉजी की बात पूरी कर लेता हूँ। पहले मैं जी। न्यूमरोलॉजी को पूरा कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि 1 से लेके 9 नंबर जो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया है कि ये नंबर कमज़ोर हैं और ये नंबर मजबूत है। जबकि मैं कहना चाहूँगा कि पैसा देने वाले 3 नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, बुध, शुक्र और शनि। यानी कि बुध के दोनों 5 नंबर,
6 नंबर और 8 नंबर, जिनका भी ये मूलांक है उनके पास खूब पैसा आता है। ठीक है। अच्छा। और ऐसे व्यक्ति कौन है जो पैदा ही लीडर के लिए हुए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम लीडरशिप के लिए पैदा हुए हैं, तो ये नंबर 3 नंबर हैं जिनका मूलांक 1 है, 2 है और 4 है। ये कभी भी इनको दूसरी लाइन में बैठना पसंद ही नहीं है। इनको लगता है कि हम लीडर हैं और लीडर रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो हमेशा अपना काम परफेक्टली करना चाहते हैं। उन्हें लगता है मुझे मल्टीपल काम ही नहीं करना है, मैं एक ही काम को परफेक्टली करूंगा और उसी में अपने आप को हीरो बनाऊंगा। वो है 7 नंबर वाले। और 9 नंबर वाले एक ऐसे लोग हैं जो कब क्या कर दें इसका ऊपर वाले को नहीं पता है। दे आर वेरी मच अनप्रडिक्टिव। ये कुछ करने पे आएंगे तो इतना कुछ कर देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते, और जब नहीं करने पे जब ये आलसी हो जाएंगे तो ये कुछ भी ना करेंगे। इनको आपको खुद को भी नहीं पता है। और अब मैं बात करता हूँ ब्रह्मांड के सबसे अच्छे नंबर के 6 नंबर वालों के बारे में। तो 9 ग्रहों में से यदि सबसे चमकता हुआ सितारा है, जो बात करें कि जो जिनका जन्म ही चमकने के लिए हुआ है, वो 6 मूलांक वाले हैं। तो जिनका जन्म 6, 15 या 24 है, तो इनको भगवान का वरदान है कि तू शुक्र की संतान है। शुक्र 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु था, सबसे ज़्यादा उसको ईर्ष्यालु अच्छे भाव में। उसको किसी को मार के आगे नहीं बढ़ना था, उसको सामने वाले से आगे बढ़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा होकर। यदि किसी का मूलांक 6 है तो आप देख लीजिएगा, वो आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत बढ़िया इंसान हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको भी 2 नंबर पसंद नहीं है, लेकिन किसी को मार के नहीं, आपको बढ़ना पसंद है कि उसने अच्छा किया, मैं उससे भी बेटरमेंट करूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी ये आपको न्यूमरोलॉजी बताते हैं कि 2, 4, 8 कमज़ोर हैं, ये कमज़ोर नहीं है। दूसरा, मैं मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात करूँगा। अभी बहुत बड़ा मिथ मार्केट में फैलाया जा रहा है कि जिसका मूलांक 3 है या जिसका भाग्यांक 6 है या वाइस वर्सा, या मूलांक 6 है और भाग्यांक 3 है, तो ये सबसे कमज़ोर बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको बताऊँ कि अभी न्यूमरोलॉजी से पूछो कि अब एक एस्ट्रोलॉजी में एक योग होता है जिसे कहा जाता है संजीवनी योग। संजीवनी योग कैसे बनता है? संजीवनी योग तभी बनता है जब आपकी कुंडली में गुरु शुक्र इकट्ठे बैठ जाए। अब मैं आपसे एक एग्जांपल से पूछना चाहूँगा, आपने बेसन की रोटी खाई है? मिस्सी रोटी खाते हैं? मिस्सी रोटी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी किसके साथ लगती है? दही के साथ। दही के साथ, बिल्कुल। तो दही क्या है? शुक्र है, और मिस्सी रोटी गुरु है। आप कड़ी खाते हैं? हाँ हाँ। तो कड़ी क्या है? कड़ी किससे बनती है? लस्सी से। लस्सी शुक्र है और बेसन गुरु है। ओह, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, शुक्र कौन है? लस्सी, और बेसन गुरु। तो यानी कि गुरु शुक्र यदि आपकी कुंडली में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है ही नहीं है। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन, सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप देखिए ना कि सचिन तेंदुलकर का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 या वाइस वर्सा हुआ है। अनिल जो कपूर है उसका है, अमेजोन के मालिक का है। तो जब इनसे ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, मैंने एक ऐसे बोला कि आपके पास में इंटरव्यू के लिए आए तो आप उनसे पूछना कि फिर ये लोग सक्सेस क्यों हो गए। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ इनके माता पिता ने गलत लिखवा दी हो। आप इनसे पूछना कि किसी पॉडकास्ट में या इनसे कभी बात करना, तो ये बोलेंगे कि इट में भी। तो ये मानते नहीं है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की मतलब। और दूसरा मैं बताता हूँ कुआं नंबर के बारे में। किस नंबर? कुआं नंबर के बारे में। तो ये बोलते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लॉटरी आपका कुआं नंबर है। बात करते हैं कुआं नंबर के बारे में। अरे भैया, पहले ये तो बताओ मेरे को, आप जितने भी लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या सबसे सीखते हैं या एक कुआं नंबर जो निकालते हैं, क्या कभी आपने पूछा है कि कुआं नंबर का मतलब क्या है? चलो आपने ये तो बोल दिया कि ड्राइवर कंडक्टर है, कुआं नंबर कहाँ से आया? ये कुआं नंबर, यह है जो नाम है, ये चाइना का दिया हुआ है। आप देखें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो शुरू होता है 1 जनवरी से, हमारा जो कैलेंडर है ये शुरू होता है 1 अप्रैल से, लेकिन जो चाइना का कैलेंडर है ये शुरू होता है 1 मार्च से। पाकुआ नंबर, बगुआ नंबर, ये जो चीज़ें हैं, ये उनके चाइना का एक इतिहास, चाइना का लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कुआं नंबर के बारे में, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मजा आएगी। जी, जी, जी। कि जिन्होंने कुआं नंबर के बारे में स्टडी नहीं की और जो आप दनादन लोगों का कुआं नंबर निकाल रहे हैं। जी, 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 जी। मैं आपको एक और बताता हूँ कि आप चाइना का इतिहास पढ़िए। चाइना में कहा गया है कि 1901 से लेकर 1999 तक कुआं नंबर निकालने का फार्मूला अलग है, और 2001 से लेकर 2099 तक कुआं नंबर निकालने का फार्मूला अलग है। तो आप देखिए जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ये सारे के सारे कुआं नंबर सेम ही निकाल रहे हैं। तो पहले तो आप यदि को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम कंप्लीट तो फॉलो कीजिए। फॉलो करिए, बिल्कुल। तो ये कुआं नंबर, पहली बात तो ये हमारी साइंस ही नहीं है, ये चाइना का नंबर है। कुआं नंबर, पाकुआ नंबर, बगुआ नंबर।
तो दूसरा, चाइना के लोशो ग्रिड में उनकी किताब में ये भी लिखा गया है कि 1901 से लेकर 1999 तक कोआ नंबर अलग फॉर्मूले से निकलेगा और 2000 के एक के बाद 299 अलग फॉर्मूले से निकलेगा। और दूसरा, ये हमारे पे लागू ही नहीं होता क्योंकि वो तो लोशो ग्रिड है, वो चाइना साउ अलग बना दिया और हमने अलग बना दिया। तो कहने का मतलब है कि आप यदि हमारे शास्त्रों को फॉलो करना चाहते हैं तो एक पूरा सही साइंस को सही तरीके से फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिल सके, अच्छा आप लोग इस पे काम कर सके। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज हम बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे और सही तरीका सीखेंगे, जो आई एम प्रिटी श्योर आप लोग अभी भी सीख रहे होंगे। अभी तक अगर आपने थोड़ी सी कंजूसी करी है तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिए। सर मेरा ना इधर से एक और सवाल आ गया है, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे या हमने अभी तक जितनी वार्तालाप करी है इनमें से कौन से व्यक्ति शेयर बाजार के लिए सबसे सही रहेंगे और बिजनेस के लिए कौन सबसे सही रहेंगे? देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अब हम न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये न्यूमरोलॉजिस्ट आपको एक ही बात बता देते हैं कि आपकी कुंडली में 5 और 6 मतलब न्यूमरोस्कोप में 5 और 6 नंबर नहीं हैं तो आप एक अच्छे शेयर मार्केट में नहीं जा सकते। वो मैं भी हैरान था, मुझे भी बताया गया था, मैंने अच्छा ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ना कुछ सेक्टर के बारे में बताता हूँ जी। आपके 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, इसमें 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके शत्रु हैं, जिनका काम ही है कि आपसे पैसा लेना है, और 5 ग्रह ऐसे हैं, 5 में से भी 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपके मित्र हैं, जिनका काम आपको पैसा देना है, और 3 ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे हैं जो आपके मित्र और शत्रु के अकॉर्डिंग उनके साथ में हो जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है तो आप देखिए, तो आपको इसका मतलब है केमिकल इंडस्ट्री में, सूर्य की इंडस्ट्री क्या है? केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉटन, जो जितना भी नरमा कपास आता है, या फिर मक्का बाजरा में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि सूर्य आपको पैसा देने में लगा हुआ है। यदि आपका शनि ग्रह, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर आज तक एक ही लोग बात करते हैं कि पेट्रोल पंप का कार्य ऑयल का काम है और ये शनि का काम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप का कार्य शनि का नहीं, मंगल ग्रह का काम है, और मंगल ग्रह में भी मेष राशि का नहीं, वृश्चिक राशि का है। आप समझने की कोशिश, मंगल ग्रह की भी तो 2 राशि है ना, तो मंगल ग्रह की जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व की है, और जो उसकी वृश्चिक राशि है यह जल तत्व की है। लेकिन यहाँ पे जो जल है वह पीने वाला नहीं, यह है अग्नि वाला जल है, कुएं वाला जल है। आप देखो ना, जितने भी अग्नि के जो कच्चे तेल के कुएं हैं ना नीचे से, क्योंकि तेल कभी भी बाहर से तो आता नहीं है, ये कुओं से आता है। और इसी प्रकार से एक मीन राशि होती है, ये भी जल की राशि है, जिसे समुद्र का पानी कहा गया है। समुद्र के पानी को घमंड का पानी भी कहा गया है। अच्छा। तो आप देखो ना, समुद्र इतना बड़ा पानी तो है लेकिन पीने के काम नहीं आता है। पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ किससे देखा जाता है? कर्क राशि से। अच्छा। तो कर्क राशि पानी तो देखिए पूरे ब्रह्मांड में 70% है, लेकिन पीने वाला पानी 4% ही है। तो इसको, ये बहुत नहीं तो लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। गाइस आप लोग पार्ट 2 कीजिएगा ताकि सर को और एक बार बुला के सर से इसके बारे में तो ये देखिए कि एविएशन सेक्टर या फिर आपको पेट्रोल पंप के काम में जाना है तो दोनों शनि से नहीं है। एविएशन सेक्टर जो हवाई जहाज का काम है, एसी का काम है, कोल्ड स्टोरेज का काम है, यह शनि से देखा जाता है। आज आपको एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि 9 ग्रहों में से सबसे कोल्डेस्ट कोई ग्रह है तो वो कौन सा है? शनि ग्रह। जो बर्फ़ है वह शनि ग्रह से देखी जाती है, जो एसी हैं वो शनि ग्रह से देखे जाते हैं। और जिनका भी शनि ग्रह खराब है, आप देखिए उनके घर के एसी लीक हो जाते हैं, उनके पंखों में आवाज़ आएगी। जिनका राहु ग्रह है, राहु ग्रह शनि, तो पहले शनि का सेक्टर देख लेते हैं। आपको शेयर मार्केट के कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, ये आपको देखना है आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आपको पैसा दे रहे हैं। और ऐसे ग्रह यदि आपको पैसा नहीं दे रहे तो आपको शेयर मार्केट में पैसा, उस सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है। जैसे शनि के, अब मैंने राहु की बात करता हूँ तो राहु का मतलब है एआई सेक्टर, स्क्रैप सेक्टर, चश्मा। चश्मा जो नज़र का चश्मा है यह बुध ग्रह से देखा जाता है, और जो धूप का चश्मा है, सन ग्लासेस है, ये राहु ग्रह से देखा जाता है। जो आपके सर की कैप है यह भी राहु ग्रह से देखी जाती है। स्क्रैप, एआई का काम, क्लीनिंग का काम, टॉयलेट साफ करने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, इस सेक्टर में कोई भी काम कर रहा है तो ये आपका राहु ग्रह। इसी प्रकार से मंगल ग्रह की बात करता हूँ तो बिस्किट, ब्रिटानिया कंपनी, खाने वाले बिस्किट, जितना भी मीठा बेकरी का काम है, फायर इक्विपमेंट का काम है, ये मंगल से देखा जाता है। और यदि मैं बुध ग्रह की बात करूँ, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, ये बुध ग्रह से आ जाता है। हरी मूंग या ग्रीन एनर्जीज जितना भी काम है। अब सोलर का काम है,
पूरी दुनिया कहती है कि सोलर का काम शनि का काम है। अरे भैया सोलर सूर्य, तो ये सूर्य ग्रह का काम है, शनि ग्रह का ये काम ही नहीं है। शनि ग्रह का काम है लोहा, सरिया, जितना भी लंबी चीज लोहे की चीजें हैं, जूता, चमड़ा, ये सब लेदर, ये सब शनि ग्रह से देखा जाता है। और ऑयल, ऐसा ऑयल जो खाने के काम आता है, जैसे आप सरसों का तेल है या कोई भी सब्जी बनाते हैं तो वो शनि का है। लेकिन जो कच्चा तेल है जो नीचे ज़मीन से निकलता जा रहा है वो मंगल ग्रह का, अग्नि ग्रह से काम है। तो आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है ये भी आपकी कुंडली को देख के बताया जाता हूँ। अब मैं एक बहुत बड़ा एक मिथ आपको और क्लियर कर देता हूँ। जी 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 जी। बहुत से देखो पैसा आज येन गेन परकेन सब कमाना चाहते हैं, आप एल्कोहल का काम करना चाह रहे हैं। अब एल्कोहल भी दो प्रकार की है, एक तो वाइन एल्कोहल यानी कि शराब, और एक बियर का काम है। एल्कोहल का जो काम है, वाइन का जो काम है, ये शनि ग्रह से देखा जाता है, और जो बियर का काम है ये राहु ग्रह से देखा जाता है। अच्छा। तंबाकू का काम है ये राहु ग्रह से देखा जाता है, क्योंकि बियर किसकी बनती है, जौ की, और जौ किससे है, राहु से। मेरे को मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मेरे पास एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक फ़ोन आया मुंबई से। उन्होंने मुझे विजय माल्या की कुंडली दिखा दी और बोला कि मुझे एविएशन सेक्टर में जाना है, और आज से पहले मैं करीब 30-35 लोगों को दिखा चुका हूँ, मैं किसी से सेटिस्फाई नहीं हुआ। विजय माल्या की कुंडली दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये विजय माल्या की कुंडली है। अच्छा, आपको पता नहीं था कुंडली किसकी है? कुंडली किसकी है। लेकिन ना अमित शाह जी की कुंडली देखो, उनका मंगल नीच का है, सूर्य नीच का है, और वो कितने विद्वान हैं, आज भी देखिए पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो मैंने जैसे उनकी कुंडली देखी तो मैंने बोला कि एविएशन, शनि आपका वध का ग्रह है और आप इसका काम नहीं करें तो अच्छा है। शुरू में तो आपको बहुत पैसा देगा, लेकिन लास्ट में आपको ख़राब कर देगा। ठीक है, तो कह उन्होंने बोला कि कैसा, आपने बोला एविएशन का काम कौन से ग्रह से है, ये तो आज तक मुझे कोई बता ही नहीं पाया कि उड़ने वाला काम है, उड़ने वाला काम है। कि मैं कहा ये उड़ने वाला काम है, लेकिन ये शनि ग्रह से देखा जाता है, क्योंकि ये आकाश तत्व का काम है, शनि और आकाश तत्व देखा जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि मैं अल्कोहल का काम करना चाहता हूँ, मैं बियर का या फिर इसकी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ शराब की, मुझे कौन सी अच्छा लगे। तो मैंने बोला कि शराब अगेन शनि ग्रह से देखा जाता है, तो अब शराब की बजाय यदि आपको फैक्ट्री लगानी है तो आप बियर की लगा लीजिए। वो अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्हें हैरानी होगी। मैं कहा सर आपका बियर का काम ज़्यादा चलेगा, और देखिए विजय माल्या जी की किंगफिशर बियर का काम चल रहा है। और ये हैरान इसलिए होगा कि उनको पता ही नहीं था कि आपको तो पता ही नहीं है कि विजय, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो मैंने तो उनको एक आइडिया दिया और मैं कहा सर ये काम आपको लाखों करोड़ में पहुंचा देगा। और उसके बाद उन्होंने मेरी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट दिया, और आज मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पे मान के वो मेरे कंपनी के अंदर पार्टनर भी। क्या बात है सर। तो देखिए मैंने ये कहने का मतलब है कि जब ऊपर वाला पैसा देना आता है तो बिंदियाँ तो आप और मैं लगा रहे हैं ना। आप 10 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं, 100 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं, 1000 करोड़ के आदमी बनना चाहते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा ना पता है कि बिंदियाँ क्या हैं। तो मैंने एक विजन बोर्ड लगाया था अपने, जो मैं हमेशा अपने कुंडली में बोलता हूँ कि अपने 11th हाउस में आप एक विजन बोर्ड लगाओ जो आपको चाहिए। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया कि मैं 100 करोड़ का आदमी बन चुका हूँ और मेरे पास 5 मंजिला बंगलो है। तो अभी मैंने एक 5 मंजिली बंगलो अपना खुद का लिया है और मेरी कंपनी 100 करोड़ की बन चुकी है। जो मेरे लोग मेरे ऑफिस में आएंगे, अब मैंने नेक्स्ट विजन बोर्ड लगाया कि मेरी कंपनी 10,000 करोड़ की बन गई है अगले 2 साल में। और देखिए, और मैं आपको आज आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा, 1-2 साल पहले मैंने पॉडकास्ट किया था सबसे पहले रियल हिट के साथ में, तो उनको कहा था कि आने वाले 2 साल में मैं 100 करोड़ का आदमी बनूंगा। बन गए, मैं बन गया हूँ। और अब मैं आपको सामने बता के जा रहा हूँ कि अगले 2 साल की बात कर रहा हूँ, हम 10,000 करोड़ के आदमी होंगे। और ये आपको आज सभी जातों को सामने बता के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे किस देवता को मनाना है। मुझे ये मालूम है कि मेरे को 10,000 करोड़ का पहुँचाने में कौन मेरी मदद करेगा, तो मैं उस देवता को पहुँचाता हूँ। यदि आप भी, मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग, भारतवंशी, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे वो यूके में हैं, सब हम लोग पैसा कमाने के लिए दोस्त आए हैं। और पैसा कमाना क्यों जरूरी है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है दोस्त कि आपके पास पैसा, एक अच्छे आदमी के पास पैसा होगा तभी तो आप समाज सेवा कर सकते हैं। सही बात। और यदि पैसा खराब लोगों के पास चला गया तो वो समाज के विनाशक होंगे। और यदि आपको समाज सुधारक बनना है तो हर भारतीय को करोड़पति अरबपति बनना होगा। और यदि हम नहीं बनेंगे तो कौन सेवा करेगा गौओं की, कौन सेवा करेगा आश्रमों की, कौन पक्षियों को खाना खिलाएगा। इसलिए हम यहाँ में से जितने लोग यहाँ पे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम करोड़पति बनकर रहेंगे और करोड़पति बनना है। और एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि कौन से देवता को पूजिए, कौन से पक्षी के पास जाइए, कौन से जानवर के पास जाइए और उनसे मांगिए अपने मन की इच्छा और कन्विक्शन रखिए, वह आपको वह सब कुछ बना देगा
जो आप बनना चाहते हैं। ये 0 1000 ये तो हमारा खुद की कैलकुलेशन दोस्त। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए जैसे मैंने रखा है, और आपको भी ये करोड़पति बनाकर छोड़ेगा। क्या बात है सर। अगर मैं कहीं ऑडियंस में खड़ा होता तो भी स्टैंडिंग ओवेशन दे देता इस चीज पे। पर सर 10,000 करोड़ के बाद भी आप आएंगे ना पॉडकास्ट में, हम ये पता कर ले। देखिए दोस्त, मैं पहले जितना लाइफ में सरल था, आज पैसा आने के बाद मैं उससे भी ज़्यादा सरल हो गया हूँ। मुझे पैसा आने के बाद पैसे की वैल्यू पता लगने लगी। जब पैसा नहीं था वैल्यू तभी भी मालूम, जब मैं कर्जे में था, लेकिन तब पैसे की वैल्यू नहीं पता थी। आज पैसा आने के बाद पैसे की वैल्यू पता लगने लगी कि पैसा पैसे को खींचता है। हाँ देखो ना कि जहाँ पे हाथ डालता हूँ 10 करोड़ पे होगा तो वहाँ से 12 करोड़ रुपये का ऑफर आ रहा है, मैं आपको 15 करोड़ दे दूंगा। हर आदमी को पैसा चाहिए। तो दोस्त, आपको पहले 1 या 2 करोड़ रुपये कमाने में मुश्किल आ सकती है, और उसके बाद क्योंकि आप देखिए अक्सर अभिषेक जी आप देख रहे होंगे कि लोग पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन पैसा टिका नहीं पाते। बिल्कुल टिका नहीं पाते। उसका पीछे का कारण क्या है? बुध ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, ये आपकी बुद्धि फेर देते हैं। जैसे ही पैसा आता है आपके पास तो 99% लोग अपनी बुद्धि खराब हो जाती है, क्योंकि बुध ग्रह या विष्णु जी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि पैसा तो वो दे देती है, फिर पैसा देने के बाद वो देखती है कि आप अपने पैसे, अब आपका जो बुद्धि का लेवल कहाँ है, कहीं आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंडर खरीदने में तो नहीं लग गए हैं। जी तो आप अपना पैसा सही जगह पे लगा तो रही हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक बात कही गई है कि यदि आपने समाज के लिए पैसा नहीं किया है या नहीं किया है, तो कभी जो आप ये महंगी महंगी गाड़ियों में जो ये लोग घूम रहे हैं, आप इनसे कभी ये तो पूछो कि वास्तु का जो चक्र आप पढ़ाते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ ये चक्र सही है कि नहीं सही है। हाँ सर, आप थोड़ा ये वास्तु के बारे में बताइए। तो पहले आप ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं तो आप जिसके पास कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं, आप उनसे कुछ 2 4 5 क्वेश्चन पूछिएगा। यदि उनका सही आंसर कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ जितने भी न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं तो आप उनसे पहले पूछिए कि कुआ नंबर क्या होता है। जी, जो बिल्कुल ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जिनसे आप वास्तु सीख रहे हैं आज तक, उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका सही कर्म क्या है, सीक्वेंस क्या है। आप जो इंडिया के अंदर अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो सीक्वेंस ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जल तत्व आता है, जल तत्व के बाद वायु तत्व आता है, वायु के बाद अग्नि, और अग्नि के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आकाश। मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, हाँ, पर YouTube पे तो यही चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। और ये बोलते हैं कि वायु आपका थोड़ा सा मेंटेन कम है, तो आप जल तत्व उसका पूरा कर देगा। जी। और अग्नि कम है तो पीछे वाला पूरा कर देगा। और यदि ये ज़्यादा है तो इसको आपने यहाँ पे फिट कर दो, ये यहाँ पे फिट कर दो, और ये दोनों आपस में शत्रु हैं। जबकि इसका ये कर्म सही नहीं है। आप मुझे बात बताइए, आप इनकी बात सुनेंगे या शिव पुराण को महत्व देंगे? शिव पुराण में ये लिखा गया है कि जो सबसे पहले तत्व आता है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व, वायु तत्व के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद आकाश तत्व। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो पिछले वाले तत्व को या आगे वाले तत्व की कमी पूरी ज्यादा कर दे। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप कौन से तत्व के हैं, जल तत्व के। मैं तो आपको इसमें एक और भी बताना चाहूँगा कि जो आकाश तत्व है वो सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। जितने भी मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आज अपना नेचर को पहचाने। यदि आपकी राशि सिंह, धनु या फिर मेष राशि है तो आप अग्नि तत्व की राशि हैं। तो जितने भी अग्नि तत्व की राशि लोग, उनका जो कपड़ा पहनने का जो ढंग होगा ना, उन्हें एकदम से कपड़े ऐसे चाहिए जो लोगों की आंखों में दिखे आए, क्योंकि अग्नि तत्व का मतलब क्या है? आग, दिखना, शो करना। तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनना पसंद है जो सामने वालों को एकदम दिखे कि मैं 100 लोगों में बैठा हूँ तो मैं वहाँ पे अलग दिखूँ। बिल्कुल। और जो वायु तत्व के लोग होंगे उन्हें स्किन टच कपड़े पहनना पसंद होंगे। और बात समझ रहे, मतलब उन्हें लगे कि ऐसे कपड़े पहन जहाँ पे एयर टाइट रहे, हवा टाइट रहे। और जो जल तत्व के लोग होंगे उन्हें हमेशा खुले खुले कपड़े चाहिए, फ्लोटिंग टाइप के कपड़े चाहिए। उन्हें हमेशा सिर्फ किसके कपड़े चाहिए? जैसे जल प्रवाह नहीं होता, उन्हें लगता है कि हवा क्रॉस होती रहनी चाहिए। जल तत्व। और एक तत्व हो रहा है क्या? पृथ्वी तत्व के लोग। पृथ्वी तत्व के जो लोग होंगे ना, उन्हें कपड़े आप देखिए बिल्कुल साधारण पसंद होंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे वो देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल एंड सोबर पहने। देखिए आप 10,000 करोड़ का आदमी है, बिल्कुल सिंपल कपड़ों में आ रहा है, वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। देखेंगे आप बहुत बड़ा आदमी है, वो चप्पलों में आ रहा है। तो पृथ्वी तत्व के जो लोग हैं
बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल महसूस करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछिए, आप 15 लाख रुपए या वास्तु सीख तो रहे हैं, तो कहीं इतना वास्तु सीखने के बाद भी आपको पता लगे कि ये तो मैंने वास्तु सीखा ही नहीं है। और दूसरा, आज देखें जितने भी भारत में लोग वास्तु बता रहे हैं, वो बताते हैं कि आपके पश्चिम दिशा में टॉयलेट है, आप लोहे की पत्ती लगा दो। जितने भी लोग सीख रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, आपका घर किससे बना हुआ है? आपकी छत किससे बनी हुई है? लोहे से। आपका बेसमेंट किससे बना हुआ है? आपका नींव किससे रखी है? लोहे से। जब पूरा छत लोहे की बनी हुई है, वो आपका घर का वास्तु दोष ठीक नहीं कर पाई, तो एक लोहे की पत्ती पश्चिम में लगाने से कर वो ठीक कर देगी? समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आप उसको समझने की कोशिश करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा एक भ्रम फैला दिया कि हम बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं, हम जमीन में खड़े हो जाते हैं, हम नाड़ी देख। अरे भैया, तुम अपने घर का तो पहले वास्तु ठीक करो, आप अपना तो पहले वास्तु ठीक करो, आप पहले वो शास्त्र तो बताओ। और मैं आपको एक चैनल, आपको आज आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। इस तरीके से न्यूज में, चैनल में डिबेट होती है जी। आप बीजेपी को बुला देते हो, आप कांग्रेस वाले को बुला देते हो, तो क्या कभी आपने 2 वास्तु वालों को बुलाने की कोशिश की? बहुत अच्छा आइडिया। आपने कभी 2 एस्ट्रोलॉजर को इकट्ठा बिठाने की कोशिश की? आप देखो ना, जिसे देखो उपाय बांट रहा है। अरे दोस्त, उपाय आपकी कुंडली के कस्टमाइज होते हैं, वास्तु आपकी कुंडली से कस्टमाइज होता है। और दुख की बात यह है कि भारत के अंदर जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, 99% वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, और जितने भी वास्तु एक्सपर्ट्स हैं उनमें से 99% एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते। बस ग्रहों की बातें सारी करते हैं, दिशाओं की बातें सारी करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की बात कोई नहीं करता, जबकि सबका बेस क्या है? एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, वास्तु आपकी जन्म तिथि से होता है, आपका नाम करना आपकी जन्म तिथि से होता है। और एक इसमें मैं एक मिथ और भी तोड़ना चाहूंगा, थोड़ा समय तो मैं आपका दे रहा हूं। बिल्कुल सर। एक बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट भारत का है, जिसके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ऐसे लोग नाम गैस करेंगे कमेंट में, नाम आप गैस कीजिए, जितने भी ये कनेक्टर वाले हैं, ये हैं, या फिर मैं नाम नहीं लूंगा, आप उनको भी मैसेज पूछिए, कहते कॉर्नर का प्लाट नहीं होना चाहिए। हाँ। अरे भैया, मैं समझ गया, कॉर्नर का प्लाट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। आज मैं सारे के सारे मिथ आपके तोड़ता हूँ। तो पहले मैं कॉर्नर के प्लाट के बारे में बात करता हूँ। 4 प्रकार के कॉर्नर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए आप मेरा कमेंट देखिए, और यदि आपको अंदर नॉलेज है तो मुझे बताइए कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का कोना हमेशा ही अच्छा है, क्योंकि धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और धरती एक्सटेंडेड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पूरा अग्नि है। और साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट का कोना अच्छा नहीं माना गया है। और उसमें भी जो कोना है उसके बारे में ये बात की गई है कि आपका प्लाट कॉर्नर का है तो आपकी एंट्री उस कोने से नहीं होनी चाहिए। आप मुझे कोई भी एक महल का नाम बता दीजिए जहां महल के किनारे में दूसरा महल है। कोई ऐसा महल देखा है? नहीं, कोई नहीं। कोई ऐसा महल देखा है? हर महल कॉर्नर का है। बिल्कुल। उसके चारों तरफ कोना ही कोना है। तो समझने की कोशिश कीजिए। और आप मुझे एक भी ऐसे अमीर आदमी का घर बता दीजिए जो कोने का नहीं है। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, एक तो नाम बता दीजिए, एक भी अमीर आदमी का नाम बता दीजिए जो कोने का नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ, आप कोने का घर ले सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करनी है? आपकी एंट्री चेक करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री कोने की नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो पूरा हवा मचा के रखा हुआ ये आपका समझिए ना। एक वास्तु एक्सपर्ट तो इंडिया में ये दावा करता है कि आई एम द ओनली वास्तु एक्सपर्ट इन द अर्थ, जो गारंटी देता हूं कि मेरा वैसे वास्तु करा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो इसका मतलब हम राम और कृष्ण को तो मानना छोड़ देते हैं, आपके पास चले जाते हैं। तो भगवान ही हो गए। तो भगवान ही हो गए ना। आप ये दावा कर रहे हैं, अरे भैया तेरा ये 2 अहंकार है, ये भगवान हम तोड़ेंगे। मैं आज आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसने अपने आप को भगवान मानना है तो उसका अहंकार ऊपर वाला तोड़ने आता है। तो मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, करना ना करना ऊपर वाले के हाथ में है। हम एक डॉक्टर हैं, हमें आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये काम आपका हो सकता है। तो ऐसी ये जो आज लाल किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाल किताब क्या कहती है कि आपके 11वें भाव में जितने ग्रह बैठे होंगे आप उतने बुद्धू होंगे, आप उतने बिल्कुल आपका भाग्य खराब हो जाएगा। उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। दिल्ली के सबसे बड़े लाल किताबी हैं, वो ये बोलते हैं कि 11वें भाव में ये ग्रह बैठ जाएंगे। अरे तो फिर इसका मतलब हो गया कि या तो आप विद्वानी हैं या फिर रावण विद्वान था। रावण ने अपने बच्चे मेघनाथ के जन्म के समय सारे के सारों ग्रहों को 11वें भाव में बिठा दिया था। तो क्यों बिठाया था फिर? या तो आपकी लाल किताब को ज़्यादा आता है या फिर रावण को आता है, जिसको मारने के लिए भगवान को 14 साल वन में रहना पड़ा था। आपको पता है कि
कि मेघनाथ ने एक वर मांगा था जब वो इंद्र को धरती पर लेकर आ रहा था जीत कर। तो ब्रह्मा जी उनके सामने आए, उन्होंने बोला कि आप इंद्र को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं इंद्र को तभी छोड़ूंगा जब मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाए। मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि बताइए कि आप किस प्रकार की मृत्यु चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले कि मैं मृत्यु चाहता हूँ कि मुझे ऐसा नर मारे, नर जो पृथ्वी पर रहे, जिसने 14 साल तक नींद ना ली हो, जिसने 14 साल तक खाना नहीं खाया हो, और जिसने 14 साल तक किसी भी स्त्री को देखा नहीं हो। तो इसका मतलब मेघनाथ को मारने का जो पोटेंशियल है वो भगवान राम में भी नहीं था, वो लक्ष्मण में था। क्योंकि 14 साल तक उन्होंने माता सीता के चरण देखे थे, उन्होंने माता सीता को आंखों से नहीं देखा था। 14 साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया था, 14 साल तक उन्होंने कभी भी नींद नहीं लेके देखी थी। कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा, रावण को भगवान राम ने मारा, लेकिन मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा। तो अब ये देखिए ना कि यहाँ तो रावण मजबूत है, या फिर आपकी लाल किताब जो 1941 में लिखी गई है, तो मेरे ख्याल आज देखो ना, या तो न्यूमरोलॉजी चल रही है, या फिर वास्तु चल रहा है, और या फिर बचा कुचा लाल किताब चल रही है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो गायब ही होगी, क्योंकि जो हमारे शास्त्र थे उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको करोड़पति कौन बना सकता है, आपको बीमार से कौन निकाल सकता है। आज आपके मैं चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका शुक्र खराब है। यदि किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ हो रही हैं, तो आपका शुक्र खराब है। अब अभी कुंडली निकाल के देखिएगा कि आपके यहाँ तो शुक्र के साथ में केतु बैठा होगा, शुक्र आपका छठे घर में नीच का होकर बैठा होगा, उसके साथ में शुक्र के साथ में सूर्य या नीच के या वध के होकर बैठे होंगे, तभी आपकी किडनी खराब है। यदि किसी का लीवर खराब है तो आपका गुरु खराब है, आपका गुरु नीच का बैठा होगा, गुरु 8वें घर में बैठा होगा, गुरु के साथ में राहु बैठा होगा। और इस पर कोई भी आप में कैंसर हो रहा है, कोई भी क्रोनिक डिसीज हो रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ग्रह आपकी कुंडली में आपको खराब दोष दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट मत कराइए, अच्छा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, साथ साथ में आपको अपने ग्रहों को भी मनाना है, ताकि आप 10 टाइम फास्टर अपने आप को रिकवर कर। देखिए मैं आपके सामने जिंदा जागता बैठा हूँ ना, मेरे को आप चाहें तो मैं अपना कार्ड भी आपके सामने दिखा दूंगा कि मैं कैंसर में हुआ था। मैं 1 महीना टाटा में एडमिट रहा, मुंबई के खारगर में, जो टाटा का हॉस्पिटल है। मैं उस बताता नहीं हूँ, बट हर वर्ष हर क्वार्टर में मैं उधर एनोनिमस डोनेशन भी करता हूँ। तो दोस्तों ये कोई भगवान के सामने बात कर रहा हूँ, भगवान से डर कर मैं बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वो है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सर इससे बेहतरीन एक जो हम बोलते हैं ब्लॉकबस्टर एंडिंग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का नहीं हो सकता है। सच कहूँ तो आपके माध्यम से मेरी जो बहुत सारी धारणाएं थी जो मन में थी वो काफ़ी सारी सॉल्व हुई हैं। गाइस मेरे को 100% श्योर है जितने लोगों ने देखा है वो एटलीस्ट एक ओपन धारणाएं रखेंगे, आप सोचेंगे ओपन माइंड करके। अभी तक क्या होता था, कोई भी अगर एक्सपर्ट आके कुछ भी कहता था तो वो सवाल नहीं पूछते थे और फिर वो सोचते थे कि हम पे ये काम क्यों नहीं कर रहा, एक्सपर्ट ने तो कह दिया कि आपका अगर मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, या फिर वास्तु के हिसाब से प्रश्न नहीं पूछते थे। आपके माध्यम से आज जो हमने कॉन्वर्सेशन की है सर, मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी सारी डिटेलिंग में आपने चीजें बताई हैं। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, थोड़ा समय आपका ले रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी की भी एक कुंडली है, पृथ्वी की भी कुंडली है, पृथ्वी की भी एक कुंडली है। तो मैं ये पृथ्वी की कुंडली आपको बताना चाहूँगा। कभी आपने मुझसे, मैं एक ना वेबिनार में सेमिनार में गया जहाँ पे 700-800 बच्चे थे, तो मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं तो सारे के सारे देवी देवताओं ने भारत को ही क्यों चुना? ये तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है सर। मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है कि सर अमेरिका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, तो भारत ही क्यों चुना, कहीं और भी चले जाते। तो इसका मतलब ये अंधविश्वास है। बच्चे ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने ये सवाल जितनों से पूछा किसी के पास आंसर आया नहीं, किसी के पास उसका आंसर नहीं है। तो मैंने उस बच्चे को बड़ा ही शांत स्वभाव से पूछा, उन्हें मैंने बोला कि आपने कभी इसका आंसर जानने की कोशिश की? क्या सर मैं जिससे भी पूछता हूँ बस मुझे चुप करा दिया जाता है कि भगवान है। और यहाँ पे क्या मैं कभी देखता हूँ भगवान का जन्म या तो भारत में हुआ है, या पाकिस्तान में हुआ है, या बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ है, क्योंकि ये सब भारत का तो हिस्सा है। भारत पहले तो पूरा भारत ही था, बिल्कुल। तो कहता कोई मुझे ये नहीं बताता कि कोई अमेरिका में भी किसी देवी देवता का जन्म हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप लेके आए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह एक पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के बीच में से एक इक्विलेटर, वो मध्य रेखा निकल रही है। तो मैं पृथ्वी की जब मैं कुंडली बनाता हूँ तो यहाँ से पृथ्वी के सामने से सूर्य ग्रह इसको देख रहे हैं। तो जब मैं इसकी कुंडली बनाता हूँ तो कुंडली इस प्रकार से बनती है पृथ्वी की। इसको ये समझता हूँ कि जो मेष राशि है वो यहाँ पर आती है, फिर ये
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये इस प्रकार से इसको टेढ़ा करेंगे तो वैसे तो मेष राशि हमेशा ऊपर आती है, लेकिन जब अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो ये ऊपर ही है, लेकिन सूर्य चूंकि उसके बिल्कुल सामने है तो मेष राशि उसके बिल्कुल सामने आएगी सूर्य के। तो आप ऊपर देखेंगे एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब क्या हुआ? कर्क राशि, मतलब कि अंग्रेज नासा देखिए उसका नाम तक नहीं बदल पाई। और नीचे कौन सी रेखा गुजरी है? मकर रेखा, यानी कि 10 नंबर मकर राशि, ऊपर कर्क रेखा। और सूर्य की सबसे पहली किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वह कौन सी दिशा पे पड़ती है? पूर्व दिशा पे। तो पूर्व दिशा यानी कि भारत। तो इसलिए देवी देवताओं ने अपना जो रहने का स्थान है वो भारत को चुना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सबसे पहले किरण पड़ रही है। और आप देखेंगे इसलिए भारत को ईस्टर्न कंट्री कहा जाता है, और भारत के पीछे के जितने भी कंट्री उन्हें वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है, और ऊपर को नॉर्दर्न कंट्री कहा जाता है और नीचे को साउदर्न कंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की कुंडली बनी है, ये पृथ्वी के बारे में मानना है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि सभी देवी देवताओं ने क्या चुना कि हम भारत को पवित्र धरती मानना, भारत को ही एक चुना। और आप देखिएगा कि जो धरती का सेंटर है वह तकरीबन इजिप्ट आता है, इजिप्ट आता है। इसको अपने मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे तकरीबन इजिप्ट आएगा जब आप पूरी पृथ्वी को यूँ बिछा देंगे। और इजिप्ट के अंदर 9 पिरामिड स्थापित किए गए। आज तक यह किसी को नहीं पता कि वह इजिप्ट किसके द्वारा, जो इजिप्ट के अंदर पिरामिड स्थापित किए वो किसके द्वारा स्थापित किए। हाँ, ये किसी को नहीं पता। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शिव पुराण में ये लिखा गया है कि वो 9 पिरामिड भगवान शिव के द्वारा बनाए गए थे धरती को बैलेंस करने के लिए, और उसे पिरामिड वास्तु भी कहा जाता है। पायरा यानी कि आग, अग्नि आपकी नाभि हो गया ना, और पिंड मैंने मध्य है। तो धरती के पृथ्वी के मध्य में पृथ्वी के बैलेंस को बनाने के लिए 9 पिरामिड भगवान शिव के द्वारा समय बनाए गए थे। यह आज का इतिहास है, आज किसी को पता ही नहीं है। आप देखो ना, मैंने कर्क रेखा के बारे में बताया, आपको मकर रेखा के बारे में बताया, सभी देवी देवताओं के बारे में बताया। और भारत के इतिहास में यह भी बोला जाता है कि आपकी जो पाताल लोक है उसे वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है, क्योंकि जब धरती के अंदर आप खाद खोदेंगे तो जितने भी दानव रहते थे पुराने समय में वो सब पाताल लोक में रहते थे। सतयुग में देखते ना आप, तो अब देखो ना जितना भी आज वेस्टर्न कंट्रीज है तो गोला बारूद सबको लूटने में लगे पड़े हैं, और भारत एक ऐसा मात्र कंट्री है जो सभी को विश्व गुरु बनकर उभरा है और जो सभी का कल्याण चाहता है, सबका भला करते हुए, क्योंकि हमारी देवताओं की धरती है और वो वेस्टर्न दानवों की धरती है। इनका मतलब है कि लूट लो, कसार लो, सबको मार दो और फिर अपने आप को आबाद कर लो। देखो ना सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब वेस्टर्न कंट्री में ही आबाद हो रहे हैं और सभी कंट्रीज को बांटे जा रहे हैं। वेस्ट वाले जब हमारे देश में भी आए थे तब भी उनकी हरकतें वैसी ही थी। तो भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। एक बात मैं आपको और थोड़ा सा बोलने बिल्कुल सर, बिल्कुल ये मुझे आपकी आदत अच्छी लगी, आप बहुत देना चाहते हैं, गिविंग नेचर है, बोलने का नेचर है। देखिए क्या होता है कि कभी कोई मन दुखी होता है एक्चुअली में क्या है कि आप देखो ना आज 3-4 हमारे यूट्यूब में लड़की औरतें भी हैं जो दनादन उपाय बांट रही हैं, दनादन एस्ट्रोलॉजर उपाय बांट रहे हैं, ये कर लो। तो मैं कहता हूँ कि आप इतने उपाय वो खुद कर लेती ना तो खुद कितने करोड़पति, पहले तो वो आपको अपने आप को वो जस्टिफाई करें, वो खुद दुखी हैं कि नहीं सुखी हैं, अपने घर की पहले वो पूरी की पूरी कुंडली दिखाएं। दूसरा मैं बताऊँ उपाय आपके कस्टमाइज होते हैं। और जब भी आप देखें न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं भारत की कुंडली का विचार करते हैं तो बोलते हैं कि भारत की ये महादशा चल रही है, भारत की ये अंतदशा चल रही है। वो क्या मानते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को ही वो भारत की जन्म कुंडली मान ली। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई हो गया। हाँ, तो 14 अगस्त को जन्म हुआ है, तो 14 अगस्त को जन्म हो गया, वो हमारा बड़ा भाई हो गया और हम छोटे भाई हो गए। अरे भाई लोगों, हम पाकिस्तान की कुंडली बना सकते हैं, हम अमेरिका की बना सकते हैं, हम यूके की बना सकते हैं, अब भारत की कैसे बना सकते हो? भारत के बारे में जब भी विचार किया जाएगा आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से किया जाएगा। भारत की कुंडली तो बना ही नहीं सकते ना, आप बना सकते हैं क्या? नहीं। तो जब भी भारत के बारे में विचार किया जाएगा तो आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप प्रश्न कुंडली के बारे में विचार कर सकते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका तो विचार कर सकते हैं, जिसने सृष्टि को बनाया है उसका विचार आप कैसे कर सकते हैं? उसका प्रश्न कुंडली के माध्यम से विचार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात यही कहना चाहता हूँ कि ये हम लोग ना बड़े एक सरल स्वभाव के लोग हैं। हमारे पास जब भी कोई गुरु आता है, हमारा टीचर आता है, तो हम उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है कि आप टीचर की आदर करें, टीचर का सम्मान करें। हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं,
कभी कभी हमें लगता भी है ना कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तभी हम कभी चुप हो जाते हिचक से रुक जाते हैं, हैं। तभी चुप हो जाते हैं। आप बोलते हैं ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप किसी से सीख रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों है, और आपने ये कौन सी किताब से पूछा है, आपको कौन से जेम्स पहनने हैं। आप देखिए ना कि मैंने कितने जेम्स पहन रखे हैं, तो ये भी आपकी कुंडली से देख के बताया जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नीच ग्रहों के जेम्स नहीं पहनने। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको युद्ध में जाके जीतना है, आपके अंदर नीचता नहीं होगी तो आप जीतेंगे कैसे। आपको यदि किसी को हराना है तो किसी को मारना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। आप देखिए ना, अमित शाह जी की कुंडली में मंगल भी नीच का और सूर्य का भी नीच का है, और वो आज कितने बड़े बहुत बड़े, बिल्कुल। विद्वान भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और बहुत बड़े नेता भी हैं। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल से आपको मैंने बात बताना चाहूँगा। आपकी कुंडली में जातक मरता कब है, जब कोई ग्रह नीच का भी है और उसका शत्रु भी है। यदि कोई ग्रह आपका नीच का है और आपका अंदर से मित्र हैं, तो दोस्तों आपके जैसा बलवान कोई नहीं है। एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी युद्ध में गए, आप एक आर्मी में हैं, आप सेना में हैं, और आपके पास एक आतंकवादी आपके पैरों पे नीचे और आप उसको गोली तान कर खड़े हुए हैं, और आतंकवादी कह रहा है मेरे को मत मारो, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरे को मेरे को मारने से क्या मिलेगा, तूने मुझे मार दिया। ये तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, या भारत और अफगानिस्तान का युद्ध है, या किसी के साथ भी, जिसके साथ भी भारत और चाइना का युद्ध है, हम दोनों तो भाई भाई हैं, मेरे को क्यों मार रहा है, मुझे छोड़ दे। आप क्या करेंगे। यदि आपने छोड़ दिया, वो खड़ा होगा और आपको ही मार देगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको यदि किसी को हराना है तो आपके अंदर नीचता तो होनी चाहिए। तो जो भी जितने भी बड़े आदमी हैं, उनके कुंडली के अंदर 1 या 2 ग्रह नीच के होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जब तक वो उन्हीं ग्रहों का आपने गलती से दान कर दिया, डम्पाडे, तो समझने की कोशिश कीजिए। दान हमेशा उनका किया जाता है जो शत्रु ग्रह हैं, जो आपकी कुंडली में आपको देने नहीं, आपसे लेने आए हैं। हो सकता है जो ग्रह आपको दिखने में तो शत्रु आपके उच्च के बैठे हों, लेकिन अंदर से शत्रु के बैठे हों। तो और आपको ये ध्यान रखना, आप जितने भी बड़े आदमी कुंडली आप मुझे भेजिए बिना नाम लिए कुंडली, मैं आपको देखते ही बता दूंगा ये बड़े आदमी की कुंडली है या छोटे आदमी की कुंडली, ये अमीर आदमी की कुंडली है, मध्यम की कुंडली। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बता दूंगा ये बड़े आदमी की कुंडली है, ये पैसे वाले आदमी की कुंडली है। और मेरे अलावा आप 10 एस्ट्रोलॉजर को और भेज के देखिए, और आप उनसे क्रॉस चेक कीजिए कि ये आदमी किसकी आदमी की कुंडली है। आप अमित शाह जी की कुंडली निकालिए और भेजिए 10 आदमियों को। अब अमिताभ बच्चन की कुंडली निकालिए, अमिताभ बच्चन के 8वें घर में 5 ग्रह बैठे, बिना नाम लिए भेज दीजिए, चेक करवाइए। क्या बात है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि हमारे इतिहास को पढ़ें, हमारी चीज़ों को पढ़ें। अब ये देखने की कोशिश करें कि वो कैसे चीज़ें कंप्लीट है। एंड सर मैं आपसे बस जाते जाते, बिकॉज आपने इतना ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी फ्री में यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट में दे दिया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सिखाते भी हैं या आपके कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, या किसी प्रकार से आप लोगों की अलग से भी हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ बताइए। जी देखिए, मैंने अभी जब मैंने इतना पहले मैं सिखाता नहीं था, सिर्फ मैं कंसल्टेंसी करता था। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने कंसल्टेंसी मैंने इसलिए नहीं करी थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर को एक अपना बिजनेस बनाना चाहता हूँ। तो जब मैं लोगों के बारे में, यूट्यूब के बारे में सुना, तो मैंने एक अभियान अभी छेड़ा है कि जो भारत का सनातन धर्म का ज्ञान हम बच्चों को जन जन तक पहुँचाएंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए और सीखिए। इसलिए नहीं सीखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बनना है, आप इससे सीखिए कि आपको सनातन धर्म का सही और असली ज्ञान लेना है। और मैं इस बात का आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़ने के बाद आपके ही परिवार में 10 से 20 गुना रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपका आदर बढ़ जाएगा, आपके दोस्तों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके कलीग के अंदर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि अब लोग आपको एक अलग ही नज़र से देखने लगे हैं, क्योंकि आपको सनातन धर्म का मैं इतना नॉलेज, इतना ज्ञान दे दूंगा 3 से 4 महीने के कोर्स में। आपको लगने लग जाएगा कि लोग, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको लोग ये कहने लग जाएंगे तूने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, तो कौन सी किताबें पढ़ कर आया है। तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी का जो 10 साल के इतिहास में मैंने जो PDF बनाई हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो मैं सभी के सभी आप लोगों को देता हूं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें एक लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो के नाम से एक वेबसाइट बनाई है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, जयपुर को भारत की रत्नों की सिटी भी कहा जाता है, रत्नों की नगर भी कहा जाता है। ऐसे ही चाइना को सबसे सस्ते सामान की नगरी कहा जाता है। तो मैं चाइना में, मैंने आपको बताया ना, मैं चाइना में अध्ययन करने के लिए
2 से 3 बार तकरीबन मैं जा चुका हूँ, जहाँ पे मैं लोशो ग्रिड के बारे में अध्ययन करने गया। अब जब चाइना में गए तो मैं वहाँ का मार्केट में भी जाकर आया, तो मुझे पता लगा कि चाइना में वो कहते हैं कि जब भी इंडियन आता है तो क्या कहता है कि मुझे सस्ता दे दो, कि हमें तो बदनाम कर रखा है कि हमें तो सस्ता दे दो, हमें 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बना के दे दो। तो वो ऐसा नहीं है कि वो चाइना को अच्छा नहीं बनाना आता है। उसी प्रकार से जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखा, हर आदमी सामने वाले को एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी चीज़ देना ही नहीं चाहता है। मैं बोलता है कि आप सस्ता दे दो। ऐसे ही मैं जयपुर में जब रत्नों में के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, रुद्राक्ष के बारे में मैंने अध्ययन करना शुरू किया, इनके बारे में शुरू किया, तो लोग क्या कह रहे थे कि हमें तो बस सस्ता दे दो, ये कितने का आता है। तो मैंने इस पर पूरा सर्च करके ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हैं। आप यदि मुझसे जुड़े, मैं इस बात का भी आपको दावा करता हूँ कि यदि आपको कहीं पे भी लगे कि आपको ये असली नहीं है, ये एनर्जाइज नहीं है, तो आप उसका 100% मनी बैक मैं गारंटी भी उसमें मैं देता हूँ। तो दूसरा, आप मेरे से कंसल्टेंसी लें चाहे नहीं लें, लेकिन आप मुझसे जुड़े रहें। सनातन धर्म के बारे में आपको ऐसे ही जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। क्या बात है। और सर ने जो सब बताया इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर से लेके, तो आप लोग जाके चेकआउट कीजिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड आशा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि आपके अंदर देने के लिए बहुत है। मतलब मैं दोस्तों, आप देख के समझ गए होंगे कि ये अगर 1.5-2 घंटे का एपिसोड है, अगर सर को हम उनसे पूरा ज्ञान ले तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अभी तो मैंने आपको 1 या 2% भी नहीं बताया। देख लीजिए, वो मैं समझ गया था सर, बट समय की गरिमा रखते हुए, आपके समय को भी रिस्पेक्ट करते हुए, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। एंड दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में आपके दिमाग में जो सवाल है वो बिल्कुल लिखिए। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।